वेलकम एवरीवन। बैलेंस शीट कोर्स के लेक्चर नंबर 4 पर हम आ गए हैं। लेक्चर नंबर 3 पे मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक समझाए थे, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझाए थे। ये जो बैलेंस शीट है ये लेक्चर नंबर 3 में ही हमने बनाई थी और इसमें मैंने आपको लास्ट में बिल्कुल बताया था कि जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमने एसेट साइड में हमने देखा था कि नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन पर हमने थोड़ी चर्चा करी थी। फिर हमने कैपिटल तो लेक्चर नंबर 1 में ही देख लिया था क्या होती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं इसके बारे में चर्चा करी थी डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 3 में, और साथ ही साथ करंट लाइबिलिटीज़ की भी। मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनसे बेनिफिट मिलता है बिजनेस को सालों साल तक, यानी कि 1 साल से ज़्यादा तक बेनिफिट मिलता रहेगा अगर एसेट से, तो वो नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट कौन से एसेट्स हैं? वो एसेट्स हैं जिनसे बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा, अगले 12 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर ये एसेट अगले 12 महीनों में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको हम करंट एसेट कहते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो लॉन्गर, जिनकी पेमेंट करनी है लॉन्ग टर्म, यानी कि सालों साल तक इनकी अभी पेमेंट होने वाली है, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जिनकी पेमेंट आपको अगले 12 महीनों के अंदर अंदर करनी है, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। ये तो हमने लास्ट जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। मगर जो नॉन करंट एसेट हैं और जो करंट एसेट हैं इनकी एक लंबी लिस्ट है। ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ की भी एक अच्छी खासी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। अब पूरे लिस्ट को तो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, मगर आज हम क्या करेंगे, सभी टाइप्स को, चाहे वो नॉन करंट एसेट के टाइप्स हों, करंट एसेट्स के टाइप्स हों, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। वो कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ताकि हम उनको पहचान सकें और ये देख सकें कि वो बिजनेस के क्या काम आते हैं। ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज़ के भी कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और करंट लायबिलिटीज़ के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे होगा क्या, हमारा जो दिमाग है थोड़ा इस कोर्स में थोड़ा और डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है बैलेंस शीट को एनालाइज करना। तो चलिए अब थोड़ा उनके बारे में हम चर्चा भी कर लेते हैं। ये मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का कोर्स मैंने जो लॉन्च कर दिया है, अगर आप एंड्रॉयड पर देखना चाहते हैं तो मेरी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी द कॉमर्स टीचर नाम से, और अगर आप मोबाइल उसमें आईफोन में देखना चाहते हैं या फिर लैपटॉप में देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब सीधा बात करते हैं हम सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स के टाइप्स की। देखिए, नॉन करंट एसेट है ना, जो ये होते हैं दो टाइप्स के, एक इंटेंजिबल और एक टेंजिबल। जितने भी ये एसेट हैं ये हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो और छू सकते हो। तो ये जितने भी एसेट हैं इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर ये बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं। कौन से एसेट्स होते हैं? नॉन करंट एसेट्स। अब ये नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? ये वो एसेट्स हैं जो लॉन्गर टर्म के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस इनको लेता है लॉन्गर टर्म के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए, यानी कि बिजनेस को इनसे जो बेनिफिट मिलता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए मिलता है। जो एसेट्स बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए यूज करता है, अगर आप मशीन लेकर आते हैं बिजनेस के लिए तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए लेकर आते हैं ना, कि आप उससे सालों साल तक प्रोडक्शन करेंगे, 5 साल तक, 6 साल तक उससे प्रोडक्शन करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए वो क्या होती है, नॉन करंट एसेट होती है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि जो एसेट्स बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करता है उनको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। साथ ही साथ और जो 12 महीनों में कैश में कन्वर्ट नहीं होते, 12 महीनों में कैश में कन्वर्ट नहीं होने का इसका मतलब यह है कि आपने जो एसेट खरीदा है लॉन्गर पीरियड के लिए ना, उसको रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा, बेचने के लिए नहीं खरीदा। आपने एसेट खरीदा है उसको यूज करने के लिए, ना कि उसको बेचने के लिए। बेचोगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 महीनों के अंदर अंदर अगर उसको आप बेच दोगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने उसको रीसेल के लिए खरीदा था। आपकी इंटेंशन क्या थी? आपकी इंटेंशन ये थी कि आप उसको यूज करेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए, तो इसलिए वो नॉन करंट एसेट कहलाएगा। अगर वो 12 महीनों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं करंट एसेट, जैसे कि स्टॉक। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अभी बात करते हैं इधर। नॉन करंट एसेट वो एसेट्स हैं जो आप लॉन्गर पीरियड के लिए खरीदते हो और जिनसे बेनिफिट आपको लॉन्गर पीरियड तक मिलता है।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, सीधा आपको एक फोटो की तरफ लेके चलता हूं। ये लैंड एंड बिल्डिंग है, पहले इसको हटा देता हूं। ये देखिए, देखिए बिजनेस को, किसी भी टाइप का बिजनेस हो उसमें ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, फैक्ट्री भी, फैक्ट्री की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ सकती है, गोडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब में क्या लगता है, इन सब में बिल्डिंग बनानी पड़ती है, ऑफिस की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फैक्ट्री के लिए भी बनानी पड़ेगी, वेयर हाउस के लिए भी, गोडाउन के लिए भी। तो उस, और ये बिल्डिंग बनेगी कहाँ, ये बिल्डिंग बनेगी ज़मीन पर, ज़मीन पर यानी कि लैंड पर। तो सबसे पहले तो लैंड खरीदा जाता है, लैंड खरीदा जाएगा, लैंड खरीदा गया यानी कि ज़मीन खरीदी गई, लैंड खरीदा गया। अब जब लैंड आ गया है बिजनेस के पास, तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाएगी, चाहे वो बिल्डिंग ऑफिस की हो, चाहे वो फैक्ट्री की हो, चाहे वो वेयर हाउस की हो, गोडाउन की हो, जिस प्रकार की भी बिल्डिंग हो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है लैंड के ऊपर। इसलिए इनको हम साथ में लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। और जब भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी जाती है, उससे जो बेनिफिट मिलता है बिजनेस को वो सालों साल तक मिलता है। आपने ज़मीन खरीद ली, उसके ऊपर जो आपने ऑफिस बना दिया, ये ऑफिस आपको सालों साल तक बेनिफिट देगा। जो फैक्ट्री बना दी है, फैक्ट्री का यूज़ करेंगे आप सालों साल तक। वेयर हाउस आपने बना लिया, वेयर हाउस आपको सालों साल तक बेनिफिट देगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट, क्योंकि इसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, तो ये आपके लिए टेंजेबल एसेट भी होता है। और कौन सा वाला, नॉन करंट एसेट। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी, देखिए प्लांट एंड मशीनरी में मशीन का नाम सुनते ही आप समझ जाते होंगे, मशीन है तो पक्का प्रोडक्शन में यूज़ हो रही होगी। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी मशीन्स हैं अलग अलग यूज़ के लिए भी मशीन्स खरीदी जाती हैं, प्रोडक्शन के लिए भी खरीदी जाती है। तो मशीन का तो सिंपल सा मतलब है जो आप बिजनेस में यूज़ करते हैं। इस फोटो से आपको मैं समझाता हूँ मशीन क्या है और प्लांट क्या है। देखिए इसमें आपको काफ़ी सारी मशीन्स दिख रही हैं, चाहे वो सीएनसी मशीन हो, बॉटलिंग मशीन हो, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो, है ना। तो ये सारी जो मशीन है ये तो आ गई, ये जो आपके सामने लिखा है ना मशीन, ये तो इसके अंडर में आ गई। अब ये प्लांट क्या है, प्लांट को ना आप कभी फैक्ट्री से कंफ्यूज मत करना। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं फैक्ट्री को ही प्लांट कहा जाता है। देखिए फैक्ट्री एक ब्रॉडर टर्म है, बड़ा टर्म है। फैक्ट्री के अंदर ही छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं। जैसे मान लो एक कार बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस कार बनाने की फैक्ट्री में एक प्लांट होगा आपका इंजन बनाने के लिए, इंजन बनाया जा रहा है एक प्लांट के अंदर। दूसरे प्लांट के अंदर जो कार की बॉडी है, कार की जो बॉडी है दूसरे प्लांट में वो बनाया जा रहा है। तीसरे प्लांट में बनाया जा रहा है, तीसरे प्लांट में पेंट करा जा रहा है, जो कार बनी है उसके ऊपर पेंट करा जा रहा है उसकी बॉडी पर। चौथा प्लांट है उसमें असेंबलिंग करी जा रही है, जितने भी पार्ट्स हैं कार के उनको असेंबल करा जा रहा है, उनसे कार बनाई जा रही है। तो सभी के लिए अलग अलग प्लांट लगाया बनाया गया एक ही फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री एक ब्रॉडर टर्म होता है और उसके अंदर हम छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं। और हर प्लांट के अंदर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक प्लांट की तस्वीर है। इंजन के जो प्लांट होगा उसके अंदर अलग इंजन बनाने की मशीन्स होंगी। जो कार की बॉडी बनाती है उस प्लांट के अंदर क्या होगा, अलग मशीन्स होंगी। जो पेंटिंग वाली मशीन्स हैं उसके लिए अलग, उस प्लांट के अंदर अलग मशीन्स होंगी। ऐसी असेंबलिंग के लिए अलग मशीन्स होंगी। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग मशीन्स यूज़ करी जाती हैं। और प्लांट का मतलब ये नहीं है कि वो एक, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर से कवर होगा सब कुछ, वो तो काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वाटर स्टोरेज का प्लांट बनाना है तो वो तो खुले मैदान में किया जाता है, ज़रूरी नहीं है ऐसे पूरा बंद होगा उसके अंदर मशीनें होंगी। तो जहाँ पर आपको मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है और आप वहाँ पर, जैसे इसमें मैंने बताया, प्लांट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको हम कहते हैं प्लांट और मशीनरी। क्योंकि प्लांट के अंदर मशीन्स का यूज़ होगा ही होगा, मशीन्स का यूज़ होगा ही होगा। और प्लांट के अंदर जनरेटर भी आ गए, अलग अलग इक्विपमेंट्स भी आ गए, जो क्रेन्स होती हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वो सब कुछ प्लांट के अंदर ही करी जाती हैं। ठीक है, तो मशीनरी क्या होता है, प्लांट के अंदर यूज़ करी जाती है।
फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर तो आपके दिमाग में आ गया होगा, फर्नीचर का मतलब हो गया टेबल चेयर, है ना, बिल्कुल सही है। अगर आपके दिमाग में वही आया, इसका भी एक फ़ोटो से हम ज़रा देख लेते हैं। फर्नीचर तो आपके दिमाग में सही आ गया होगा, मगर फिक्सचर्स क्या है, फिक्सचर्स क्या है वो भी हम समझते हैं। देखिए इसमें ये चेयर, ये चेयर, ये टेबल, ये सोफ़ा, ये क्या हो गया, फर्नीचर, ये हो गया फर्नीचर। अब ये फिक्सचर्स क्या होता है? फिक्सचर्स वो होता है जो बिल्डिंग के साथ अटैच हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है ना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी वायर्स होती हैं वो आप क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर ही अटैच कर दी जाती हैं। तो जो बिल्डिंग के साथ अटैच हो जाती हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल दूं मैं, वॉश बेसिन, वो भी क्या है, फिक्सचर्स हो गया। और जो इनके अंदर नल लगे हुए होते हैं ना, टैब लगे होते हैं, वो भी क्या हो गया, वो भी हो गया आपका फिक्सचर्स। ऐसे ही जो कप बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग के साथ ही अटैच कर दिया जाता है, रूम के साथ अटैच कर दिया जाता है। फॉल सीलिंग है, जो फॉल सीलिंग है, ये भी क्या हो गया आपका, फिक्सचर्स हो गया। और ये आपके शेल्फ्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये भी आपके लिए बन गए, ये भी आपके हो गए फिक्सचर्स। ट्यूबलाइट हो गई, फैन हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे आपके लिए, फिक्सचर्स कहलाते हैं, जो बिल्डिंग के साथ ही अटैच हो होते हैं। फर्नीचर क्या है, जिनको आप हटा सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, जैसे कि ये सोफ़ा हो गया, चेयर हो गया, और ये आपका टेबल हो गया, आप इनको सरका सकते हो, घुमा सकते हो, इधर उधर, इधर से उधर ले जा सकते हो। मगर एक बार फॉल सीलिंग लग गई, जो वायरिंग हो गई है ना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गई, ये शेल्फ्स हो गए, जुड़ गए हैं आप बिल्डिंग के साथ, तो इनको आप हटा नहीं सकते, इसलिए इनको बोला जाता है फिक्सचर्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है। ऑफिस इक्विपमेंट में आप खुद सोचो, आप एक ऑफिस में बैठे हो, काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ऑफिस में भी जाते होंगे। अब आप खुद बताइए आपके ऑफिस में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। एक तो आपके कंप्यूटर यूज़ होता होगा, लैपटॉप यूज़ होता होगा, साथ ही साथ आपके, एक फ़ोटो में ही दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो है उसी की। देखिए इस फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी, है ना। और ये तो हो गया चेयर, फर्नीचर हो गया, ये भी फर्नीचर हो गया। अब ये मशीन क्या है, 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 ये वो मशीन है, स्कैनिंग की मशीन होती है आपकी, ऑफिस के अंदर यूज़ करी जाती है ना। और आपको अगर फ़ोटो कॉपी करानी होती है, फ़ोटो कॉपी के लिए मशीन होती है। साथ ही साथ आपको प्रिंटिंग मशीन होती है, प्रिंट आउट लेने होते हैं ना। तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इनको लॉन्गर पीरियड के लिए ख़रीदा जाता है, और इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसलिए ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट कहलाते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट्स में ये सारे आइटम्स आ जाते हैं, क्योंकि इनसे बिजनेस को लॉन्गर पीरियड तक बेनिफिट मिलता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट। ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स, देखो बिजनेस को ज़रूरत पड़ती है कार्स की, ट्रक्स की, ट्रॉली की, ट्रॉलीज की, है ना। अगर गुड्स को लोड करना है, अनलोड करना है, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए ट्रॉलीज की ज़रूरत पड़ती है, ट्रक्स की ज़रूरत पड़ती है, डिलीवरी के लिए कार्स की, बाइक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है, व्हीकल्स। तो जब भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं, कार, ट्रक, ट्रॉलीज वगैरह, ये सब लॉन्गर पीरियड के लिए खरीदी जाती हैं। बिजनेस को इनसे बेनिफिट मिलता है लॉन्गर पीरियड के लिए, इसलिए इनको हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, देखिए इसमें क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट में भी दिखेगा आपको, ठीक है। और यही अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ये लिस्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की, इसमें भी आपको लीज लाइबिलिटीज़ दिख रहा है। तो इन दोनों को ही मैं साथ में कवर करा देता हूँ। देखिए देखिए जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस रेंट पर लिया, आपने एक ऑफिस रेंट पर लिया, ठीक है, रेंट है 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ।
आप ऑफिस को यूज़ करते जाएंगे, हर महीने रेंट पे करते जाएंगे, ऑफिस को यूज़ करेंगे रेंट पे करेंगे, ऑफिस यूज़ करेंगे रेंट पे करेंगे। ठीक है, यानी कि मंथली बेसिस पर आप रेंट पे करते हो। अब अगर मैं बोलूँ, इसको हटा देता हूँ। अब लीज क्या होता है? लीज लिया जाता है, लीज पर प्रॉपर्टी ली जाती है लॉन्गर पीरियड के लिए, 30-30 साल के लिए, 40-40 साल के लिए, 99-99 साल तक के लिए भी लीज पर ली जाती है। अब ये मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, एक सेकंड, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, इसको आपने लीज पर लिया, लीज पर लिया, कितने सालों के लिए? ये मान के चलते हैं 10 सालों के लिए लिया, 10 सालों के लिए। और लीज का जो अमाउंट है जो आपको पे करना है वो है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। लीज में होता क्या है, आपके पास राइट हो जाते हैं, राइट मिल जाता है आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करने का, और इस प्रॉपर्टी को से मिलने वाले जो आपको बेनिफिट हैं उसका आपको राइट मिल जाता है। तो अगले 10 सालों तक आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। 10 सालों का सीधा कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें आपका। अब जो लीज है वो कितने भी साल की हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है और 10 साल की भी हो सकती है, जितने मर्जी, 25 साल की, 40 साल की, 50 साल की, 99 साल तक की आप लीज बना सकते हो। यानी कि लॉन्गर पीरियड के लिए लीज बनाई जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, बिजनेस ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसकी प्रॉपर्टी थी उससे लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 सालों के लिए, और पेमेंट करी जाएगी 30 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। अब बिजनेस ने इस प्रॉपर्टी का राइट ले लिया है इसको यूज करने का अगले 10 सालों के लिए, तो यानी कि बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा अगले 10 सालों तक। बिजनेस को इससे क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा अगले 10 सालों तक। अब बेनिफिट्स अगले 10 सालों तक मिलने वाला है, इसका मतलब ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, क्योंकि बेनिफिट मिलेगा लॉन्गर पीरियड के लिए। ठीक है, और बिजनेस ने 30 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है। अब होगा क्या ये भी समझ लीजिए। ध्यान लगाइएगा जरा इस जो मैं आपको बताने वाला हूं। मान लो 1 अप्रैल को 10 ईयर्स के लिए, 10 सालों के लिए क्या करा? लीज पर प्रॉपर्टी ली, और कितने अमाउंट की है? 30 लाख रुपए की। ठीक है, 30 लाख रुपए आपने पे कर दिए। कब? 1 अप्रैल को पे कर दिए। बेनिफिट मिलेगा आपको 10 सालों तक। ठीक है जी। अब जैसे ही आपने ये एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म करा, पहला अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं 10 सालों के लिए आपने 30 लाख रुपए की पेमेंट करी है, यानी कि हर साल की जो पेमेंट करी गई है कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की हर साल पेमेंट करी गई है ना, 3 लाख रुपए हर साल के हिसाब से 10 साल में बन जाएंगे पूरे 30 लाख रुपए। तो जैसे ही 31 मार्च आएगा पूरा एक साल खत्म हो जाएगा, इसका मतलब आपने यहाँ पर 3 लाख रुपए का जो लीज है वो यूज कर ली है। लीज आपने 30 लाख रुपए की पे करी थी। अब जैसे ही, कब करी थी? 1 अप्रैल को। अब जैसे ही 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 31 मार्च आएगा, इसका मतलब आपने 3 लाख रुपए का जो लीज है वो यूज कर लिया है। ठीक है जी। अब आप यहां पर बैठ के देखिए 31 मार्च को कि अगले 12 महीनों में, अगले 12 महीनों में आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है इस लीज से? 3 लाख रुपए का ही तो मिलेगा। मैंने बताया ना, एक साल के हिसाब से 3 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिल रहा है अगले 10 सालों तक। तो अगले 12 महीनों में आपको 3 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यह आपके लिए क्या बन जाएगा? करंट एसेट, 3 लाख रुपए। ठीक है, 30 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की आपने लीज ली थी। ठीक है, हम हैं 31 मार्च, 31 मार्च को बात कर रहा हूं मैं, ये वाली जो आपको मैं बता रहा हूं कि 31 लाख रुपए की लीज पर लिया था हमने 10 सालों के लिए, जिसमें से 3 लाख रुपए कंज्यूम हो गए, 3 लाख रुपए कंज्यूम हो गए। ठीक है, अब कितने बचे? 27 लाख रुपए। ठीक है, 27 लाख रुपए बचे लीज के। अब इस 27 लाख में से जो 3 लाख रुपए है ना, वो है करंट एसेट के। 3 लाख हो गए करंट एसेट के।
करंट एसेट के हो गए 3 लाख, क्योंकि अगले 12 महीनों में इसका बेनिफिट मिलने वाला है, अगले 12 महीनों में। तो जब हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाएंगे, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये जो 3 लाख रुपए होंगे ये करंट एसेट कहलाएंगे। ये वाले 3 लाख क्या कहलाएंगे? ये लीज पेमेंट कहलाएगी, करंट एसेट। और जो बाकी के 24 लाख बचे, जो बाकी के 24 लाख होंगे वो बन जाएंगे नॉन करंट एसेट। बाकी के 24 लाख हो गए नॉन करंट एसेट। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि हम 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनाते हैं तब देखते हैं अगले 12 महीनों में कौन कौन से एसेट से हमें बेनिफिट मिलने वाला है अगले 12 महीनों के अंदर। तो ये 3 लाख का बेनिफिट करंट एसेट, बाकी के 24 लाख नॉन करंट एसेट, क्योंकि वो आने वाले पीरियड में उनका बेनिफिट मिलेगा। बस बेनिफिट वाला आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, आपकी काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी बैलेंस शीट में। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं ये वाली जो करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़ में इसको क्यों रखा गया था वो भी आप इसमें समझ लीजिए। साथ ही साथ 1 अप्रैल को 10 सालों के लिए लीज पर लिया गया। सेम एग्जांपल लेंगे 30 लाख रुपए की, ठीक है। यानी कि हर साल पर एनम की जो आपकी लीज जाएगी वो जाएगी 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए आपको हर साल पे करने। तो ये करंट लायबिलिटीज कैसे बन जाएगा? आपके पास एसेट तो आ गया यूज करने के लिए, मगर अभी मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं करी। ये सिर्फ 1 अप्रैल को आपका एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जैसे जैसे आप हर साल यूज करते जाएंगे आप 3 लाख रुपए की पेमेंट करते जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 सालों के लिए, यानी कि 10 सालों तक आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यानी कि आपको बेनिफिट मिलेगा 10 सालों तक। यानी कि ये जो 3 लाख रुपए आप पे करेंगे ये आप 10 सालों तक आपको ये पे करने हैं। अभी आपने 1 अप्रैल को पे नहीं करे हैं। ये मैं दूसरा केस बना रहा हूं, पहला केस खत्म हो चुका है करंट नॉन करंट एसेट वाला, उसको हटा दीजिए दिमाग से। अब इस वाले केस पर आ जाइए। दूसरा केस क्या है कि आपने लीज प्रॉपर्टीज खरीदी 10 सालों के लिए, और इस एग्रीमेंट में लिखा गया है कि जो पेमेंट करी जाएगी 30 लाख रुपए की करी जाएगी, मगर ये एक बार में नहीं करी जाएगी 30 लाख रुपए की पेमेंट, ये हर साल 3 लाख रुपए की किस्त में करी जाएगी। इसका मतलब बिजनेस के ऊपर 30 लाख रुपए का बर्डन है टोटल। अगर मैं 1 अप्रैल की बात करूं, बिजनेस को कितने रुपए देने? 30 लाख रुपए पे करने। बिजनेस के द्वारा 30 लाख रुपए पे किए जाएंगे। क्यों करे जाएंगे? क्योंकि बिजनेस ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी ली है, उधार पर प्रॉपर्टी ली है अगले 10 सालों तक के लिए। तो जैसे ही साल खत्म होगा 3 लाख रुपए पेमेंट कर दी जाएगी। अब 31 मार्च पर आए हैं तो हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इसका मतलब अब देखा जाएगा कि अगले 12 महीनों के अंदर कौन सी पेमेंट करनी है। अगले 12 महीनों के अंदर 3 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है। 30 लाख रुपए का लीज थी, 31 मार्च को हमने 3 लाख रुपए पे कर दिए होंगे, ठीक है। बचे 27 लाख पे करने, है ना। मगर अगले 12 महीनों में हमें 3 लाख की पेमेंट करनी है। अगले 12 महीनों में 3 लाख की पेमेंट करनी है। तो ये क्या बन गया? करंट लायबिलिटीज बन गया ये 3 लाख रुपए, ये वाला 3 लाख रुपए। तो जो बाकी के 24 लाख रुपए हैं, बाकी के 24 लाख हैं, वो क्या बन गया? नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि इस 24 लाख की पेमेंट आने वाले टाइम पर करने हैं। इस 12 महीने के भी बाद में पेमेंट करी जाएगी उनकी। तो ये पूरा 27 लाख आप नॉन करंट लायबिलिटी मत मान लेना, बस आपको वो देखना है बेनिफिट अगले 12 महीनों में इसका होगा। ये जो आपने लीज प्रॉपर्टी ली है इसकी पेमेंट क्या करी जाएगी। इसमें तो आप लायबिलिटी है तो इसमें पेमेंट देखेंगे कि पेमेंट आपको अगले 12 महीनों में करनी है 3 लाख रुपए की। तो ये जो 3 लाख का अमाउंट है ये आपके लिए बन जाएगा करंट लायबिलिटी। और जो बाकी का अमाउंट है 24 लाख का, उसकी पेमेंट तो आने वाले टाइम पे होगी, उसको तब देखेंगे जब उसकी पेमेंट करी जाएगी। फिलहाल तो ये बिजनेस के लिए नॉन करंट लायबिलिटी बन गया है, क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड की लायबिलिटी है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी करंट एसेट में, एसेट साइड में भी क्यों है, नॉन करंट एसेट में और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी क्यों है। पेमेंट आपने पहले ही कर दी है तो वो आपके लिए एसेट बन जाएगा, और अगर आपने पेमेंट नहीं करी है, लीज पर ले लिया है पहले ही, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा और हर साल आप उसको अमोर्टाइज करते जाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी भी मैंने एक फ़ोटो शायद बनाई ली है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि बिल्डिंग आपने मान लो, बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है ना, तो वो उसकी बात करी जा रही है। या फिर कोई आपका मशीन है, अभी इंस्टॉलेशन पर है, अभी मशीन आपने ख़रीद ली है मगर उसको अभी इंस्टॉल किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि बिजनेस ने एसेट, अभी जो बिजनेस का एसेट है ना वो अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी उसको यूज़ करना शुरू नहीं किया है। जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बन रही है, उसको अभी यूज़ करना शुरू नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि काम अभी चालू है उसके ऊपर। अगर मशीन आपने खरीद ली है मगर उसकी इंस्टॉलेशन में अभी टाइम लगेगा, उसको इंस्टॉल किया जाएगा फैक्ट्री में, पूरा उसको लेकर आया जाएगा, उसमें लगाया जाएगा, इंस्टॉलेशन करी जाएगी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे तब तक, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी उन पर काम चालू है, अभी वो रेडी टू यूज़ नहीं हुए हैं, उनको यूज़ करना अभी शुरू नहीं किया गया है। तो ये मुख्य तौर पर जितने भी मैंने आपको एसेट बताया अभी तक, ये सारे क्या हैं, नॉन करंट एसेट, ये है नॉन करंट एसेट। और कौन से, टेंजिबल एसेट के। क्यों? क्योंकि इन सभी एसेट को अगर आप देखो, जितने भी मैंने अभी तक बताए, इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, जिनको आप ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो, मगर ये बिजनेस के लिए क्या होते हैं, बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं, क्योंकि इनसे जो बेनिफिट मिलने वाला है बिजनेस को वो सालों साल तक मिलेगा। सालों साल तक का मतलब यही होता है कि अगले 12 महीने जो हैं सिर्फ उन्हीं में बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिजनेस को इनसे बेनिफिट मिलेगा आने वाले लंबे टाइम तक। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है गुडविल का। गुडविल क्या होती है, आपने हमेशा सुना होगा, गुडविल का मतलब रेपुटेशन। अगर बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है तो वो उसी गुडविल, उसको गुडविल कहा जाता है। मगर कभी भी गुडविल जो होती है उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते उसकी, कि ये जो गुडविल है कितने रुपए की है। अगर मान लो, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपको, आपके एरिया में कोई एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा काम करता है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है और अच्छे से ट्रीटमेंट भी करता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो अपने बिहेवियर से, यानी कि अपना सब कुछ जो उसका वर्क कल्चर है उससे काफ़ी वो फेमस है। तो उससे उसकी गुडविल बन गई, जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा ग्राहक आते हैं, ज़्यादा पेशेंट आते हैं ग्राहक नहीं, ज़्यादा पेशेंट आते हैं उसके पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है अपने एरिया में, यानी कि उस डॉक्टर को अपनी गुडविल की वजह से बिजनेस में बेनिफिट हो रहा है, वो ज़्यादा अर्न कर पा रहा है, ज़्यादा कमा पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट आ पा रहे हैं उसके पास उसकी गुडविल की वजह से। मगर ये जो गुडविल उसने कमाई है, जो उसने इज्जत कमाई है, रेपुटेशन कमाई है, कितने रुपए की है, क्या आप इसको वैल्यू कर पाएंगे? इसकी आप वैल्यू नहीं कर पाएंगे। ये तो कस्टमर का एक ट्रस्ट है डॉक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर उसके पास आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सिमिलरली बिजनेस की भी गुडविल होती है, बिजनेस की गुडविल की वजह से बिजनेस को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है लंबे टाइम तक। कस्टमर्स जो होते हैं बिजनेस के, उनका ट्रस्ट बन जाता है इस बिजनेस के ऊपर। कहीं आप देखते होंगे जो एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, वो आईफोन ही यूज़ करते हैं, उनका इतना ट्रस्ट बन जाता है, थोड़ा लॉयल्टी बन जाती है अपने प्रोडक्ट के साथ, तो वो ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मगर कितने रुपए की गुडविल बनी है ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए बैलेंस शीट में हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि बैलेंस शीट में हम उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड हो, प्लस जिसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो, यानी कि आप मनी में उनको तोल सकें, मनी में मेजर कर सकें। मगर गुडविल को आप मनी में मेजर ही नहीं कर सकते, कितने रुपए की गुडविल अच्छी है ये नहीं बता सकते।
इसलिए गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते। मगर अगर मान लो हम इस बिजनेस की ना अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम इस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। इस बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीद लिया, कोई दूसरा बिजनेस होगा, कोई भी होगा बिजनेस, मान लो इस बिजनेस को खरीद लिया, और इस बिजनेस को खरीदते समय जो इस बिजनेस की गुडविल थी वो भी खरीद ली, गुडविल भी खरीद ली। मान लो वो गुडविल थी 50,000 रुपए की, तो इस बिजनेस ने 50,000 रुपए पे करे इस गुडविल के। कौन सी गुडविल? जो इस बिजनेस की गुडविल थी। ये कैसे पता लगाया? इस बिजनेस ने बहुत बता दिया कि जो मेरी गुडविल है ना ये 50,000 रुपए की है। वैसे गुडविल निकालने का मैं शॉर्ट तरीका बता दूं, ये जो बिजनेस है, मान लो इसकी बुक वैल्यू थी, इस पूरे बिजनेस की जो बुक वैल्यू थी वो थी 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ठीक है। इस बिजनेस ने इस बिजनेस को खरीदा 70 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए में, यानी कि 20 लाख रुपए ज्यादा दिए, 20 लाख रुपए ज्यादा दिए। तो जो 20 लाख रुपए ज्यादा दिए ना ये गुडविल के, ये दिए गुडविल के, ठीक है। तो इसी को गुडविल कहा जाता है। अगर आप खरीद रहे हो गुडविल को, आप खरीद रहे हो ना, अगर आप गुडविल को खरीद रहे हो तो आप उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब मनी आ गया, पैसा। आप उस गुडविल को तोल सकते हो कि कितने रुपए देकर आपने उस गुडविल को खरीदा, आपके पास एक अमाउंट आ गया है। तो इसलिए सिर्फ उसी गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट में शो किया जाता है, जो परचेस्ड गुडविल होती है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि उसको आप तोल नहीं सकते पैसों में कि कितने रुपए की गुडविल है। अब बात करते हैं पेटेंट की। देखिए पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक लीगल राइट होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है न्यू इन्वेंशन पर। अगर आपने मान लो कोई एक प्रोडक्ट बनाया, या फिर आपने कोई एक ऐसी मेडिसिन बना दी जो जिसका मतलब ऐसी मेडिसिन है जो पहले नहीं बनी थी, ठीक है, ऐसी मेडिसिन आपने बना दी, और जो उस मेडिसिन का फॉर्मूला है उसका आपने पेटेंट करवा लिया। आप कोई मेडिसिन बनाते हैं तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है ना कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, क्या क्या कैसे बनी है ये। तो जैसे ही आपने उस फॉर्मूला को पेटेंट करवा लिया तो अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट से आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब कोई और दूसरी कंपनी, कोई और दूसरा बिजनेस इस फॉर्मूला को यूज करके वो वाली मेडिसिन नहीं बना सकता, सेम फॉर्मूला यूज करके वो मेडिसिन नहीं बना सकता। और जनरली पेटेंट करवाया जाता है 20 सालों के लिए, 20 ईयर्स के लिए करवाया जाता है। तो यानी कि 20 सालों तक बेनिफिट मिलेगा आपको पेटेंट करा के। बेनिफिट क्या है कि अब उस फॉर्मूला को सिर्फ आप ही यूज करोगे और कोई नहीं यूज कर सकता। या आपने कोई एक ऐसा इक्विपमेंट बना दिया या कोई ऐसा इंजन बना दिया, कुछ भी ऐसी चीज इन्वेंशन कर दी जो पहले नहीं थी। अब जैसे आपने बनाई है उसका कुछ प्रोसेस होगा, कुछ डिजाइन होगा। मान लो आपने उस डिजाइन का ही आपने पेटेंट करवा लिया अगर 20 सालों के लिए, तो वो डिजाइन आपको क्या देगा? बेनिफिट देगा अगले 20 सालों तक। इसलिए वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट। अब क्योंकि पेटेंट को आप ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो, ये तो जस्ट एक लीगल राइट मिल जाता है आपको कि सिर्फ आप ही यूज करोगे, इसलिए वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट कहलाता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क के लिए भी हम एक कुछ फोटोज देख लेते हैं। ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी के जो लोगो होते हैं, ब्रांड नेम होते हैं, है ना, या कोई स्लोगन होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क करवाया जाता है। जैसे ये मैकडी का है, मैकडोनल्ड्स का। अब जैसे ही इन्होंने ये इसका ट्रेडमार्क करवा लिया, अब कोई दूसरी कंपनी इस लोगो को यूज नहीं कर सकती। ये बन गई पहचान मैकडोनल्ड्स की। अब कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने इसका क्या करवा लिया? ट्रेडमार्क करवा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया। ऐसे ये नाइकी कंपनी का भी है, जो आप ये वाला साइन है, ये इन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा है। तो इनको क्या मिल गया? अब इन्होंने जैसे ही ट्रेडमार्क करवाया, अब कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। ये भी 10 सालों तक के लिए ट्रेडमार्क करवाया जाता है। तो ये प्रोटेक्शन मिल गई है कि अब कोई और यूज नहीं कर सकता, और ये इनकी पहचान बन जाती है। कस्टमर का थोड़ा इसमें ट्रस्ट आ जाता है, ये साइन देखते कि हाँ मेरे को यही प्रोडक्ट लेना है। तो इससे क्या होता है?
बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब ट्रेडमार्क करवाओगे तो आपका कुछ खर्चा होता है। ट्रेडमार्क करवाओगे चाहे पेटेंट करवाओगे तो जो गवर्नमेंट है आपसे पैसे लेती है। तो जो आपने फीस पे करी है ट्रेडमार्क कराने के, पेटेंट करवाने के, तो वही आपके लिए क्या होगा। मान लीजिए ये आपने 10 सालों के लिए ट्रेडमार्क करवाया और फी पेश करी आपने 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की फ़ी पे करी। तो ये 10 लाख रुपए आपने फ़ी तो पे करी, मगर इसका आपको बेनिफिट मिलेगा अगले 10 सालों तक। तो इसलिए आप इस 10 लाख को अगले 10 सालों तक अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइज क्या होता है वो बाद में हम सीखेंगे। कॉपीराइट की अगर मैं बात करूं, कॉपीराइट क्या होता है। देखो कॉपीराइट ना वैसे क्रिएटिव वर्क पर लगाया जाता है, प्रोटेक्शन मिलती है कॉपीराइट से। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब पर सुना हुआ कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का जो कंटेंट था वो यूज़ कर लिया अपने वीडियो में। कॉपीराइट लगाया जाता है। मान लो आपने कोई एक म्यूज़िक बनाया, आपने म्यूज़िक बनाया, ठीक है, आपने म्यूज़िक का करवा लिया कॉपीराइट, कॉपीराइट आपने करवा लिया, ठीक है, कॉपीराइट आपने इसका करवा लिया। अब जैसे ही कॉपीराइट करवाया, अब कोई और कंपनी, कोई और व्यक्ति इस म्यूज़िक को यूज़ नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। जब आप कॉपीराइट करवाओगे तो आपको इसकी कुछ फ़ीस पे करनी होती है, फ़ीस पे करोगे। और कॉपीराइट ये इंडिया में अगर मैं बात करूं, ये 60 सालों तक का कराया जा सकता है, 60 सालों तक का। मान लो आपने इसकी कॉपीराइट की फ़ीस पे करी 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो 60 सालों तक इस 20 लाख रुपए की वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब कोई और व्यक्ति इस म्यूज़िक को यूज़ नहीं कर सकता आपके बिना परमिशन के। या आपने, ये तो मैंने जैसे म्यूज़िक की बात करी, आपने कोई एक बुक लिखी, उस बुक का आपने कॉपीराइट करवा लिया, तो क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब कोई भी दूसरा व्यक्ति अपना नाम उसमें जोड़कर या फिर बिना आपसे बिना परमिशन लिए उस बुक को नहीं बेच सकता, यूज़ नहीं कर सकता। कहीं होते ना कि मान लो बुक आपने लिखी और आपने कॉपीराइट नहीं करवाया, तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उस बुक से आपका नाम हटा के अपना नाम जोड़ लगा देगा और मार्केट में बेच देगा। तो इसलिए क्या होता है, कॉपीराइट करवाना ज़रूरी होता है ताकि सिर्फ आपके नाम से ही उसकी कॉपी बिके। चाहे बुक्स की बात करी जाए, मूवीज़ होती हैं उनका भी करवाना पड़ता है कॉपीराइट। आपका जितने भी आर्ट के वर्क होते हैं उनका भी कॉपीराइट आप करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के जो कोड्स होते हैं उनका भी आप कॉपीराइट करवा सकते हैं ताकि सिर्फ आप ही उसको यूज़ कर सकें, आपके नाम पर ही वो बिके। तो आई होप आपको इंटेंजिबल एसेट्स भी क्लियर हो गए होंगे। सॉफ्टवेयर का तो आपको पता ही होगा, और सॉफ्टवेयर जो जितने भी यूज़ करे जाते हैं वो लॉन्गर टर्म के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है सॉफ्टवेयर को, तो वो इंटेंजिबल एसेट कहलाता है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये एसेट्स हैं। जो भी हम रियल बैलेंस शीट निकालेंगे रियल कंपनीज़ की, तो उनमें आपको ये सारे एसेट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो दूसरे एसेट्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे उनके बारे में हम तभी चर्चा कर लेंगे। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं, कौन से एसेट्स हैं? करंट एसेट वो एसेट्स हैं जो एसेट्स नॉर्मल बिजनेस साइकिल में या फिर 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर बेनिफिट अगले 12 महीनों तक मिल रहा है, अगले 12 महीने का मतलब क्या होता है, ये मैं बार बार समझाता रहता हूँ, एक बार फिर समझ लो। अगले 12 महीने का मतलब यही है कि हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे हैं, 31 मार्च को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब यहाँ पर बैठ के देखेंगे हम कि अगले 12 महीनों के अंदर अगर किसी एसेट से बेनिफिट मिल रहा है तो वो करंट एसेट है, या फिर वो एसेट अगले 12 महीनों में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो करंट एसेट कहलाएगा। ठीक है, अब जरा करंट एसेट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कैश और कैश एट बैंक, ये तो खुद अपने आप में कैश है, चाहे वो कैश अपने पास हो या फिर बैंक में हो, वो तो ऑलरेडी कैश है। वो कन्वर्ट क्या करेंगे उसको, तो इसलिए वो ऑलरेडी करंट एसेट है। कैश, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। बैंक बैलेंस भी यही हो गया ना, बैंक बैलेंस तो कैश एट बैंक, ये अलग से क्यों लिखा? ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स,
डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स कौन होते हैं ये भी मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, एक सेकेंड। वैसे देखिए, आपने क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल करी 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, ठीक है। ये करी आपने मान लो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, ठीक है। इसकी पेमेंट मिलेगी आपको मान लो 1 जून को अगले साल, अगले अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। अब हम आ गए हैं मान लो 31 मार्च पर, बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये जो क्रेडिट सेल करी गई है आपने 3 लाख रुपए की, इसका मतलब आपने गुड्स बेच दिए उधार पर, अपने कस्टमर को गुड्स बेचे उधार पर 3 लाख रुपए के। तो जब तक वो कस्टमर आपको पेमेंट नहीं कर देता वो आपके लिए डेटर कहलाएगा, डेटर्स। डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल, वो आपके बिजनेस के लिए डेटर्स कहलाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से। तो अगर हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम देखेंगे ये जो डेटर है कब पेमेंट कर रहा है। अगर ये पेमेंट अगले 12 महीनों के अंदर कर देगा तो ये डेटर क्या कहलाएगा? करंट एसेट। और यूजुअली ये 12 महीनों के अंदर ही पेमेंट कर देते हैं, जितने भी डेटर्स हैं 12 महीनों के अंदर यूजुअली पेमेंट कर देते हैं, इसलिए ये करंट एसेट कहलाते हैं। कभी भी कोई गुड्स बेचता है तो वो ऐसे इसलिए थोड़ी बेचता है कि आप आज गुड्स खरीद लो, मेरा प्रोडक्ट आज खरीद लो, पेमेंट 5 साल बाद कर देना। ये जो उधार दिया जाता है सेल पर, ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इतना ही दिया जाता है। तो इसलिए मान के चला जाता है कि ये करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है जी। अब इसी में एक और समझ लो, अगला है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल करी 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, ठीक है। तो यानी कि डेटर्स बन गए 3 लाख रुपए के, डेटर्स बन गए 3 लाख रुपए के, ठीक है जी। ये तो बन गया आपका क्रेडिट सेल का, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। मगर इस क्रेडिट सेल में ना, जो बिजनेस है जिसने क्रेडिट सेल करी है, उधार पर माल बेचा है, उसके पास कुछ रिटर्न प्रूफ नहीं है। इस डेटर से रिलेटेड ना कुछ रिटर्न प्रूफ नहीं है, कुछ उसके पास ऐसा नहीं है कि अभी तो क्या हुआ, क्रेडिट सेल कर दी, डेटर्स तो जो भी कस्टमर था वो तो गुड्स लेके चला गया 3 लाख रुपए के, और वो पेमेंट करेगा 1 जून में, 1 जून को अगले साल। अब वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, डेटर के ऊपर, क्योंकि वो तो माल लेके चला गया। मान लो अगर वो 1 जून को पेमेंट नहीं करता है तो 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं बिजनेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें लिखा जाता है, ये कौन बनाता है? ये बिजनेस के द्वारा बनाया जाएगा, बिजनेस के मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाएगा और डेटर को दिया जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा जाएगा? इसमें लिखा जाएगा डेटर का नाम, कि मैं इतने रुपए इस बिजनेस को दूंगा क्योंकि मैंने इतने रुपए का गुड्स इनसे खरीदा है। और लास्ट में ये जो डेटर है जिसके ऊपर बिल बनाया जा रहा है वो साइन करेगा, वो साइन करेगा अपने डेटर के द्वारा, यहाँ पर साइन किए जाएंगे। अब जैसे ही इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ये डेटर साइन कर देगा तो बिजनेस के पास एक प्रूफ आ गया, प्रूफ आ गया। कल को अगर ये 1 जून को पेमेंट नहीं करेगा तो ये कोर्ट केस किया जा सकता है इस डेटर के ऊपर, और ये प्रूफ दिखाया जा सकता है कोर्ट में। इसी को बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है अब क्या बन गया बिजनेस के लिए? बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स बिजनेस के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना। क्योंकि इस बिल्स की वजह से बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस को पैसे मिलेंगे। 1 जून की जो डेट है उस दिन बिजनेस को किससे पैसे मिलेंगे? बिल्स रिसीवेबल की वजह से। क्यों? क्योंकि बिजनेस का जो डेटर है उसने इस पर साइन कर दिया है, एक लीगल, और ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो इस लीगल डॉक्यूमेंट की वजह से बिजनेस को पैसे मिलने वाले हैं क्रेडिट सेल के।
ठीक है, तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, यही डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल सेम हो गया, बिल्स रिसीवेबल भी। इन्वेंट्री, देखिए इन्वेंट्री मैं अगर आपको बताऊं, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा पहले ये देख लो आप, कैश भी 12 महीनों में, ये तो ऑलरेडी कैश ही है, ये भी कैश ही है। डेटर्स भी मैंने आपको बताया जनरली 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल भी अगले 12 महीनों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम करंट एसेट बोलते हैं। अब जो ये स्टॉक है, स्टॉक क्या होता है? ये होता है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि वो कच्चा माल जिनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों करा है? ताकि फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सके, फिनिश गुड्स बनाया जा सके। आप मार्केट से कच्चा माल लेकर आए यानी कि रॉ मटेरियल लेकर आए। मान लो आपको फर्नीचर बनाना है लकड़ियों का, तो आप क्या लेकर आओगे? लकड़ियां लेकर आओगे, यानी कि वुड लेकर आओगे। आप वुड लेकर आए, ये क्या हो गया आपके लिए? रॉ मटेरियल। इस पर आपने खर्चा करा, ठीक है। अब इस वुड पर आपने काम करना शुरू कर दिया। आपके जो कारपेंटर्स हैं उन्होंने ये लकड़ियां उठाकर क्या करना, काम करना शुरू कर दिया, तो वर्क करना शुरू कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और जैसे ही काम पूरा हो गया यानी कि पॉलिशिंग वगैरह हो गया, उसके ऊपर जो जो काम करना था, फर्नीचर बनाना था, फर्नीचर बनकर तैयार हो गया है, फर्नीचर बनकर तैयार, फर्नीचर रेडी है एकदम बिकने के लिए तैयार, पॉलिशिंग भी हो गई है, तो इसको हम कहेंगे फिनिश गुड्स। ये कहाँ से शुरू हुआ था? वुड से शुरू हुआ था, फिर इसके ऊपर काम चल रहा था और फिर ये बनकर तैयार हो गया। तो इन सभी को हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? स्टॉक कहते हैं। रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी और फर्नीचर का भी। तो इन तीनों को ही अगर हम देखें, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। और ये स्टॉक क्या है? जनरली क्या होता है? अगले 12 महीनों में बिक जाता है, इसकी सेल हो जाती है, बिक जाता है। ये जो फर्नीचर है इसको बेच दिया जाएगा ना, बेचा जाएगा तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब। तो जनरली ये अगले 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम करंट एसेट बोलते हैं, क्योंकि ये अगले 12 महीनों में बेच दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिससे जो रिटर्न मिलने वाला है वो अगले 12 महीनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे ट्रेडिंग पर्पज से। ट्रेडिंग का मतलब आप सेल परचेस करते हो, बार बार खरीदते हो, बार बार बेचते हो, और 12 महीनों के अंदर उससे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो इसलिए वो क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई डिबेंचर खरीदे किसी कंपनी के और वो भी ट्रेडिंग पर्पज के लिए खरीदे, आपने खरीदे बेचे, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। या आपने कोई गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, कहीं पर भी, यानी कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट करी आपने, 12 महीने के अंदर अंदर उस इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया और उसको कैश में कन्वर्ट करवा दिया, तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी और वो आपके लिए करंट एसेट कहलाएगी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं और अक्रूड इनकम क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस में एक्सपेंस लगा होता है, तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि वो खर्चा है, वो खर्चा नहीं है, वो आपके लिए करंट एसेट है। क्यों है? वही जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, सिंपल सी डेफिनेशन है। खर्चा तो सिर्फ वो होता है, एक्सपेंस वो होता है बिजनेस के द्वारा किए गए वो खर्चे जिनका बेनिफिट कंज्यूम हो चुका है, वो खर्चे होते हैं। मगर प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपने ऑफिस लिया रेंट पर ऑफिस लिया और ये रेंट आपने एडवांस में दे दिया, एडवांस में रेंट पे कर दिया, एडवांस रेंट पे कर दिया। कितने रुपए का? 1,20,000 रुपये का रेंट पे कर दिया आपने। ये 1 अप्रैल की बात करी जा रही है। 1 अप्रैल को आपने क्या करा? एडवांस में रेंट पे कर दिया इस ऑफिस का। मंथली रेंट है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। तो 1 अप्रैल को अगर हम देखें, 1 अप्रैल को तो आपने बेनिफिट कंज्यूम करा क्या? नहीं करा। तो जब तक बेनिफिट कंज्यूम नहीं करोगे तो क्या ये आपके लिए एक्सपेंस होगा? नहीं होगा। तो ये एक्सपेंस तो नहीं है, 1,20,000 रुपये का अभी तक एक्सपेंस तो नहीं है। अब आप देखो, ये जो आप 1,20,000 रुपये का आपने यहाँ पर पेमेंट करी है एडवांस में, इसका बेनिफिट आपको अगले 12 महीनों तक मिलने वाला है, अगले 12 महीनों तक। और हमने क्या सीखा था? करंट एसेट वो एसेट होते हैं
जिनसे बेनिफिट हमको अगले 12 महीनों में मिलता है। तो यहाँ पर तो 1 अप्रैल को अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर अगले 12 महीनों तक बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट की पेमेंट करी है आपने। जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाएगा, मान लो 30 अप्रैल आ गया, 30 अप्रैल आ गया, तो अब इसमें से आपने 1,20,000 रुपये में से आपने 10,000 रुपये कंज्यूम कर लिए। ये आपका क्या बन गया, खर्चा। अब प्रीपेड रेंट कितना रह गया, प्रीपेड रेंट रह गया अब 1,10,000 रुपये का। 30 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे जब 31 मई आएगा, 10,000 रुपये का आपने और खर्चा कंज्यूम कर लिया, है ना। 1,20,000 दिए थे, 10,000 आपने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद 31 मई आई, तब आपने फिर 10,000 रुपये का खर्चा कंज्यूम कर लिया। तो अब कितने रुपए का रह गया, अब रह गया आपके पास 1,00,000 रुपये का। 1,00,000 रुपये का प्रीपेड रेंट रह गया, यानी कि इससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे ही 31 मार्च आएगा, 31 मार्च आएगा, पूरे 12 महीने हो जाएंगे, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को 1,20,000 रुपये की पेमेंट करी थी। तो 31 मार्च आते ही पूरे 12 महीने कंज्यूम हो जाएंगे, यानी कि पूरा जो 1,20,000 रुपये का है वो खर्चा कंज्यूम हो चुका होगा। तो जो प्रीपेड रेंट है वो खत्म हो जाएगा और पूरा 1,20,000 रुपये का क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। तो बैलेंस शीट में आप प्रीपेड रेंट को करंट एसेट के रूप में नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो खत्म हो गया है, क्योंकि आप सारा बेनिफिट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हो। अब वो क्या बन गया, 1,20,000 रुपये का एक्सपेंस। 1 अप्रैल को वो प्रीपेड रेंट था। प्रीपेड रेंट क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है करंट एसेट, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसलिए हमने उसको प्रीपेड रेंट मान लिया। अब 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, हम देखेंगे कि पूरा प्रीपेड रेंट कंज्यूम हो चुका है, वो एक्सपेंस बन चुका है। अब प्रीपेड रेंट नहीं रहा, तो हम प्रीपेड रेंट को बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। पूरा 1,20,000 रुपये का एक्सपेंस जो है वो क्या बन गया, रेंट के नाम से उसको, रेंट के एक्सपेंस के नाम से उसको क्या करा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। अक्रूड इनकम क्या होती है, अक्रूड इनकम वो इनकम है जो आपने कमा ली मगर आपको अभी तक मिली नहीं, आपको अभी रिसीव नहीं हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है ना अक्रूड इनकम। ये अक्रूड इनकम वो इनकम है जो आपने कमा ली है मगर आपने अभी तक रिसीव नहीं करी। मान लो आपको हर महीने के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। 1 महीना जैसे ही खत्म हुआ, आपने इंटरेस्ट कमा लिया। अब इस इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी आपको, मान लो अगले महीने, मान लो आपने महीने के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे ही 31 में आया, आपने वो इंटरेस्ट कमा लिया। क्यों, 31 मई को क्या हुआ, पूरा महीना खत्म हो गया। महीना कब शुरू हुआ था, 1 मई को शुरू हुआ था और 31 मई को खत्म हो गया था। तो इस 1 महीने का इंटरेस्ट आपने कमा लिया। अभी जो इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी आपको, मान लो ये मिलेगी आपको 15 जून को, अगले महीने की 15 तारीख को। तो इन 15 दिनों तक यह आपके लिए क्या कहलाएगा, यह आपके लिए अक्रूड इनकम कहलाएगी। इंटरेस्ट कमा तो लिया है आपने, इनकम तो बन गई है, मगर अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, पैसे आए नहीं है अकाउंट में, पैसे मिले नहीं है। तो जब तक ये पैसे नहीं आ जाते आपके अकाउंट में, आपके पास, तब तक ये आपके लिए अक्रूड इनकम कहलाएगी। अक्रूड इनकम वो इनकम जो आपने कमा ली है मगर अभी तक आपके पास पहुंची नहीं है, आप तक आई नहीं है, कमा ली है। कमाई कैसे थी, जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे महीना पूरा हुआ आपने उसको कमा लिया। तो ये हो गए करंट एसेट्स। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में मैं ऑलरेडी आपको लीज लायबिलिटीज का समझा चुका हूँ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती क्या है, नॉन करंट एसेट्स होते क्या हैं, ये समझते हैं। सॉरी, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब आपका कर्तव्य, आपको वो पे करना ही होगा। लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर बर्डन है एक तरीके का, कि आपने कुछ उधार लिया है, बिजनेस के ऊपर कुछ उधार है, वो आपको पे करना ही करना है। कब पे करना है, ये वो पेमेंट है जो आपको, जो लायबिलिटीज 12 मंथ्स के बाद पेबल होती हैं, यानी कि लॉन्गर पीरियड, 12 महीने के बाद पे करनी है आपको, लॉन्गर पीरियड के लिए, उनको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने
बैंक से लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या क्या आता है, बैंक लोन और टर्म लोन। टर्म लोन्स भी यही बैंक लोन जैसे ही होता है। टर्म लोन में बस आपको वो पता होता है कि टाइम पीरियड कि 3 साल का लोन है या फिर 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, 12 साल का लोन है, जितने का भी लोन है। तो इसमें टर्म स्पेसिफाइड होता है, यानी कि पता होता है कितने सालों के लिए ये लोन लिया गया है, तो इसी को हम टर्म लोन कहते हैं। तो ये जनरली बैंक लोन अगर लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्गर पीरियड का मतलब समझ जाइए आप, जैसे मैं बताता हूँ 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है उसकी, तो वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो इसका मतलब वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि पेमेंट लॉन्गर पीरियड में करनी है, 12 महीने के बाद करनी है। डिबेंचर्स क्या होते हैं और पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, दोनों में ही पब्लिक से कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा मांगती है, लोन लेती है, एक तरीके से लोन लेती है। यहाँ पर बैंक से लोन लिया था ना बिजनेस ने, यहाँ पर लिया जा रहा है पब्लिक से, आम जनता से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स में? देखिए, जब डिबेंचर इशू करे जाते हैं बिजनेस के द्वारा, तो प्रॉपर उनको ये डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है पब्लिक को। पब्लिक को बताया जाता है कि हमने डिबेंचर इशू करें, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको हर साल 8% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि जितना भी उस डिबेंचर का इंटरेस्ट है उतना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। और साथ में ये एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो जो जो पब्लिक इस डिबेंचर को खरीदेगी उसको ये डिबेंचर दे दिया जाएगा, इस डिबेंचर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसको हम बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। और उसमें सब सारी कंडीशंस लिखी होंगी कि किसको इशू किया गया है, कितने रुपए का खरीदा है उन्होंने, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट का, और मैच्योरिटी कब है, ये सब कुछ इस डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। तो इसका मतलब पब्लिक अगर एक डिबेंचर खरीदेगी तो इससे मतलब बिजनेस को पैसे मिलेंगे, और जो पैसा है वो क्या है बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के लिए लोन है, उधार है। उस लोन का नाम ही क्या है, डिबेंचर, क्योंकि बिजनेस वो डिबेंचर का पैसा जो है पब्लिक को वापस भी लौटाएगी, क्योंकि उधार का नेचर यही होता है कि वो लौटाना पड़ता है। तो पब्लिक डिपॉजिट क्या है, पब्लिक डिपॉजिट भी इसके तो नाम के आगे ही पब्लिक लिखा है। इसमें भी आपको बिजनेस क्या करती है, पब्लिक से पैसा उधार लेती है, पैसा मांगती है, और इसमें भी बिजनेस के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार का डिबेंचर की तरह कोई सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करा जाता, बस कुछ टाइप की स्लिप्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं प्रूफ के तौर पर, जैसे कि इसमें आपको ये दिखाई दे रही है डिपॉजिट स्लिप रिसीट। तो इस प्रकार दे दी जाती है। तो है दोनों सिमिलर ही, बस इसमें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, इसमें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, इसमें डिपॉजिट रिसीट दे दी जाती है। तो जो जो पब्लिक डिपॉजिट में पैसा लगाएगा बिजनेस के, उसको सर्टेन अमाउंट का एक इंटरेस्ट मिलता जाएगा, जैसे कि डिवेंचर में भी मिल रहा था, इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी बिजनेस को पैसे मिलेंगे, और वो पैसे किससे मिल रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं। तो बिजनेस के लिए क्या है, वो लोन, क्योंकि ये पैसा लौटाना भी पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो लोन है तो इसका मतलब बिजनेस के ऊपर वो लायबिलिटी है। और ये जनरली क्या होते हैं, लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं। ये तो 10-10, 20-20 साल के लिए डिवेंचर लिए जाते हैं, और ये भी 5 साल 10 साल इसके लिए पब्लिक डिपॉजिट लिया जाता है। तो इसलिए ये क्या बन गया आपका, नॉन करंट लायबिलिटीज। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक लोन लिया जाता है ना, ऐसे जरूरी नहीं है बैंक से ही लोन लिया जाए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जिनका, जैसे बैंक का काम तो होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, जमा करना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम यही होता है कि लोन प्रोवाइड करना, बड़े बड़े बिजनेस को लोन प्रोवाइड करना। जैसे मैं अगर बात करूं आईएफसी, और ये आपका आईडीबीआई, एलआईसी, ये सब क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। इनका काम ही यही है, लोन प्रोवाइड करना, और बदले में इंटरेस्ट बिजनेस के द्वारा इनको इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो अगर लोन लिया गया है लॉन्गर पीरियड का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, पेंशन। देखिए प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन का मतलब ये होता है, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है, खर्चा हो सकता है, तो उसका प्रोविजन अभी से बना लो।
प्रोविजन का मतलब प्रॉफिट से उसका पैसा निकाल लो पहले ही, क्योंकि आपको पता है वो खर्चा होगा ही होगा, इसी में समझदारी है। तो अगर लॉन्ग टर्म का प्रोविजन है, आपको पता है लॉन्ग टर्म में आपको कुछ खर्चे करने हैं, कुछ पेमेंट करनी है, और आपने उसका प्रोविजन बना लिया आज ही, तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जैसे कि ग्रेचुइटी का प्रोविजन। ग्रेचुइटी क्या है? मान जब कोई एम्प्लॉय काफ़ी सालों तक बिजनेस के लिए काम करता है ना, तो जब वो रिटायर होता है या फिर जब वो रिज़ाइन दे देता है काफ़ी सर्टेन अमाउंट बाद, मान लो 20 साल 25 साल बाद, तो उसको ग्रेचुइटी की पेमेंट करी जाती है, और ये लीगली पे करी जाती है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ, लीगली आपको पे करनी पड़ेगी ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी अगर कोई सर्टेन अमाउंट्स ऑफ ईयर्स होता है कि इतने सालों तक उसने काम करा, तो आपको ग्रेचुइटी पे करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि ग्रेचुइटी पे करनी ही है काफ़ी सालों बाद, तो उसका प्रोविज़न अभी बना लो। अगर आपने प्रोविज़न अभी से बना लिया इतने सालों का, इतने साल पहले ही, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो भी बिजनेस के ऊपर क्या है, एक तरीके की ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो पे करनी है, ग्रेजुएट पे करनी है। सिमिलरली पेंशन भी, जब कोई रिटायर हो जाता है कोई एम्प्लॉय, तो उसको पेंशन पे करनी होती है। तो काफ़ी कंपनीज हैं जो पेंशन पे करती है, तो पेंशन पे करी जाएंगे, तो इसका मतलब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। भले ही काफ़ी सालों बाद आए वो ऑब्लिगेशन, मगर आएगी तो आपने अगर उसका प्रोविज़न बना लिया है, प्रॉफिट में से पैसा निकाल लिया है, तो अब ये प्रोविज़न सिर्फ पेंशन को पे करने में ही दिया जाएगा। तो इसलिए वो आपके लिए क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्गर पीरियड के लिए। लीज लायबिलिटीज़ क्या होती है मैंने आपको भी समझा दिया था। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। शॉर्ट टर्म ड्यूज, जो लायबिलिटीज़ नॉर्मल बिजनेस साइकिल में या 12 महीनों के अंदर पे करनी है, उनको हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज़। ट्रेड पेबल्स और बिल्स पेबल्स क्या होते हैं, इकट्ठा समझ लेते हैं। देखिए, आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पर, गुड्स परचेज करे क्रेडिट पर, क्रेडिट परचेज करी मान लो 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की किसी सप्लायर से। तो आपने उधार पर गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, इसका मतलब 1 लाख रुपए की आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर में। जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं ना, जिस सप्लायर से आपने गुड्स खरीदे हैं, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, वो आपके लिए क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर, वो आपके क्रेडिटर कहलाएगा। तो इस क्रेडिटर को आपने फ्यूचर में 1 लाख रुपए पे करने, और जनरली ये विद इन 12 मंथ ही पेमेंट कर दी जाती है, बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ पेमेंट कर दी जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला रूल इसमें आप लगा देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला रूल लगा देंगे, तो ये बिल्स पेबल भी आपके लिए बन जाएगा। ठीक है ना, कि मान लो ये सप्लायर आपके पास एक बिल लेकर आया, आपके पास मतलब बिजनेस के पास एक बिल लेकर आया और साइन करवा लिए, साइन करवा लिए, तो इस सप्लायर के लिए तो वो एसेट बन जाएगा, क्योंकि इस साइन होने के बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से इसको पैसे रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास एक लीगल प्रूफ आ गया। अब आपने इस पर साइन कर दिए हैं, तो आपके लिए क्या बन गई, ये एक लायबिलिटी बन गई, ये लायबिलिटी बन गई कि लीगली अब आपको ये 1 लाख रुपए पे करने ही करने हैं सप्लायर को। तो जैसे ही आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर साइन करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर जैसे ही आप साइन करेंगे, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि अब आपको सप्लायर को 1 लाख रुपए पे करने ही करने हैं, क्योंकि आपने साइन कर दिया है। तो क्रेडिटर ही क्या बनता है, क्रेडिटर ही क्या होता है, क्रेडिटर अगर आपसे साइन करवा लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज पर, तो वही बन जाता है बिल्स पेबल। ये जो करंट लायबिलिटी बनी है, ये आपके लिए कहलाएगी, बिजनेस के लिए कहलाएगी बिल्स पेबल। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे उधार पर। अब बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है,
मान लो आपने किसी बैंक में, बिजनेस ने ना किसी बैंक में एक अकाउंट खुलाया, ठीक है जी, और इस बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा थे, ठीक है। अब बिजनेस को पेमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, मान लो 1,80,000 रुपए की, 1,80,000 रुपए की, मगर बिजनेस के पास है 1 लाख रुपए। अगर इस बैंक ने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है इस बिजनेस को, तो होगा क्या, बिजनेस क्या करेगा, बैंक को बोलेगा कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर रहा हूं, आप मेरे अकाउंट से 1,80,000 रुपए की पेमेंट कर दो। मान लो किसी मिस्टर मिस्टर एक्स हैं जिनको 1,80,000 रुपए की पेमेंट करनी है बिजनेस के द्वारा, ठीक है, मगर बिजनेस के पास 1,80,000 रुपए ही हैं। तो अब बिजनेस क्या करेगा, इस बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज करेगा और बैंक से 80,000 रुपए उधार ले लेगा। अब बिजनेस के पास 80,000 रुपए और आ गए, अब बिजनेस का बैंक अकाउंट हो गया 1,80,000 रुपए, ठीक है। अब इस 1,80,000 से मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दी, ठीक है, मिस्टर एक्स का जो वो था उधार था वो खत्म हो गया, मगर बिजनेस के ऊपर ये 80,000 रुपए का क्या आ गया, उधार आ गया 80,000 रुपए का। ये उधार कहाँ से आया, ये उधार आया बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज कर कर, क्योंकि आपने बैंक से ही 80,000 रुपए का लोन ले लिया, आपके पास 80,000 रुपए कम पड़ रहे थे, आपने बैंक को बोला कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज कर रहा हूँ, आप मेरे को 80,000 रुपए दे दो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या है, ये वो फैसिलिटी है जिसमें बैंक आपके बैंक अकाउंट में क्या करता है, पैसे, यानी कि आपको ऐसा नहीं होता कि पैसे डाल देगा आपके बैंक अकाउंट में, होगा क्या, जैसे कि मैंने बताया आपको 1,80,000 रुपए की पेमेंट करनी है ना, और आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही है, तो वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा और आप पेमेंट कर सकोगे पूरे 1,80,000 रुपए की। तो बैंक ने एक तरीके से आपको 80,000 रुपए का लोन दे दिया, 80,000 रुपए का लोन दे दिया। ये नेगेटिव में इसलिए क्योंकि अब आपको ये बैंक को पे करना पड़ेगा 80,000 रुपए। तो जब तक आप इसको पे नहीं करोगे तब तक ये आपके लिए एक लायबिलिटी रहेगी, उधार रहेगा आपके ऊपर। शॉर्ट टर्म लोन्स कौन से लोन्स होते हैं, जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया जिसकी पेमेंट आपको अगले 12 महीने के अंदर ही करनी है, छोटा लोन लिया आपने अगले 12 महीनों के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स कहलाते हैं, तो इसलिए वो करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिनका बेनिफिट आपने कंज्यूम कर लिया मगर उनकी पेमेंट अभी नहीं करी। मान लो आपने पूरा अप्रैल के महीने में अपने एम्प्लॉयज से काम करवाया, उनसे सर्विस ली, काम करवाया, उनसे सर्विस ली, मगर आपने अभी तक उनकी सैलरी पे नहीं करी, सैलरी आपने अभी तक पे नहीं करी। तो जब तक आप उनकी सैलरी की पेमेंट नहीं कर देते वो आपके ऊपर उधार रहेगा ना। क्यों, क्योंकि आपने उनसे सर्विस ले ली है, आपने काम करवा लिया है, काम करवा लिया है तो सैलरी पे करनी पड़ेगी ना, मगर आपने अभी तक सैलरी पे नहीं करी है तो वो आपके ऊपर क्या है, उधार। इस उधार का नाम ही है आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग सैलरी। तो कोई भी एक्सपेंस हो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लो आपने रेंट पूरा अप्रैल के महीने में ऑफिस यूज़ कर लिया जो कि आपने रेंट पर लिया था, ठीक है, मगर आपने वो रेंट की पेमेंट अभी तक नहीं करी लैंडलॉर्ड को, तो अब आपके लिए क्या बन जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग रेंट, जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते, क्योंकि आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है, आपने सर्विस ले ली है, तो अब आपका दायित्व बनता है, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसको पेमेंट करें। आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, इसी वजह से आपके ऊपर वो उधार है, उस उधार का नाम ही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों, क्योंकि आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है, आपको पेमेंट करनी थी, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी, इसलिए वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने इनकम रिसीव करी एडवांस में। एक बात बताइए, इसका भी एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये बिजनेस है और ये बिजनेस का कस्टमर है। होता क्या है, नॉर्मल साइकिल क्या होती है, कस्टमर आता है, पेमेंट करता है और बिजनेस अपने गुड्स बेच देता है ना। बिजनेस ने गुड्स बेचे, कस्टमर ने पेमेंट कर दी।
इस केस में क्या हुआ है, कस्टमर ने एडवांस में पेमेंट कर दी, मान लो इसने 1 लाख रुपए दे दिए, और जो गुड्स आप बेच दोगे ना इस कस्टमर को, ये दोगे 3 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट करोगे, ठीक है, सॉरी 3 महीने बाद गुड्स डिलीवर करोगे। ये जो गुड्स जाएंगे कस्टमर के पास 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये जो 1 लाख रुपए आपको रिसीव हुए हैं, यानी कि बिजनेस को रिसीव हुए हैं कस्टमर से, क्या ये बिजनेस के लिए इनकम कहलाएगी? नहीं, इनकम नहीं कहलाएगी। ये तो बिजनेस के ऊपर एक उधार है, एक बर्डन है। ये बर्डन क्यों है, उधार क्यों है? क्योंकि 3 महीने बाद अगर गुड्स नहीं पहुंचाए, डिलीवर नहीं करे कस्टमर तक, तो ये 1 लाख रुपए वापस देने पड़ सकते हैं। तो ये 1 लाख रुपए वापस देने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि 3 महीने में आप फेल हो जाओ, आप डिलीवर ना कर पाओ गुड्स को, तो आपके ऊपर ये एक तरीके का उधार है। तो इसको आप इनकम मत समझो, ये एडवांस में आपको पैसे मिले हैं बस। जब तक आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर देते, अपना काम पूरा नहीं कर देते, तब तक ये आपके लिए इनकम नहीं बनेगी। अब जैसे ही मान लो 3 महीने हो गए, आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, अब इस दिन आपके लिए ये इनकम बनेगी 3 महीने बाद। जब तक आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर देते, तब तक तो ये आपके लिए, आपके ऊपर क्या है, उधार। और इस उधार का नाम क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और ये करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज पेबल। देखो, जीएसटी पेबल हो या फिर टीडीएस पेबल हो, आपने कस्टमर से जीएसटी रिसीव कर लिया, ठीक है। अब ये जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो जब तक आप इस गवर्नमेंट को ये जीएसटी पे नहीं कर देते, तब तक आपके ऊपर लायबिलिटी है। आपने कस्टमर से मान लो 20,000 रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर लिया, और ये जीएसटी किसको पे करना होता है? गवर्नमेंट को पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना ये, तो जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करना होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट पे करना होगा। तो जब तक आप ये पेमेंट नहीं कर देते, तब तक ये आपके ऊपर उधार है। सिमिलरली टीडीएस क्या है? टीडीएस भी आया, आपने टीडीएस रिसीव कर लिया, किसी एम्प्लॉय की सैलरी से, जितने भी एम्प्लॉय हैं आपने उनकी सैलरी से टीडीएस काट लिया। अभी जो टीडीएस है, ये आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है, आप थोड़ी रखोगे। ये तो गवर्नमेंट के लिए टीडीएस टैक्स होता है। ये जीएसटी भी टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये डायरेक्ट टैक्स होता है टीडीएस। तो ये जो टीडीएस है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए ये क्या है आपके लिए? उधार। जब तक आप इसकी पेमेंट नहीं कर देते गवर्नमेंट को, तब तक ये आपके लिए उधार है। तो जीएसटी पेबल हो चाहे टीडीएस पेबल हो, ये क्या है आपके लिए? उधार। और ये कौन सा उधार है? करंट लायबिलिटी। ये आपके लिए करंट लायबिलिटी। तो आज की क्लास में हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया है, सभी एसेट्स को समझने की कोशिश करी है कि ये एसेट करंट एसेट क्यों होते हैं, नॉन करंट एसेट क्यों होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्यों होते हैं, करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज क्यों होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।